हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश यादव आपका स्वागत करता हूं ओएसपी ऑनलाइन क्लासेज में। आज आपकी सेकंड क्लास है, फर्स्ट चैप्टर यानी द्रव्य का सेकंड क्लास। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ठोस द्रव के बारे में। ठोस होता क्या है, द्रव क्या होता है, ठोस के गुण क्या होते हैं और ठोस के गुण क्या होते हैं और द्रव के गुण क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गैस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? गैस। ठीक, हमने ठोस और द्रव की परिभाषा, ठोस और द्रव के दोनों की डेफिनेशन भी पढ़ लिया था, दोनों के गुण भी पढ़ लिए थे। आज ठीक हम लोग पढ़ेंगे गैस की डेफिनेशन। जब ठोस, द्रव और गैस तीनों की डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, एग्जाम वगैरह में पूछता है या लोग पूछते हैं या आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, ठोस द्रव और गैस में अंतर। ठोस द्रव गैस में अंतर। उससे पहले हम पढ़ने गैस क्या होता है। तो ध्यान से देखो, गैस वह द्रव्य होता है जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ध्यान से सुनो, गैस वह द्रव्य होता है जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अर्थात गैस को आप जिस बर्तन में रखोगे वो उसी के आकार ले लेगा और उसी का क्या ले लेगा, आयतन ले लेगा। मतलब ये है कि यार गैस का आकार भी बदलता रहेगा और गैस का आयतन भी क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें गैस में कि गैस को आप जिस भी पात्र में, जिस भी बर्तन में रखोगे वो उसी का आकार ले लेगा और वो उतना ही उस बर्तन के हिसाब से उतना ही क्या कर लेगा, वो आयतन ले लेगा। मतलब बर्तन बदल दोगे तो आकार बदल जाएगा, साथ साथ आयतन भी बदल जाएगा। अब गैस एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे आप बहुत है, हीलियम गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, आर्गन गैस हो गई, बहुत है। तो ये किसी, ठीक, ये सब किसी एग्जाम्पल है गैस के एग्जाम्पल। ठीक, अब हम देखते हैं गैस के गुण। जैसे हम लोग ठोस और द्रव में पढ़ा था गुण, तो हम लोग हेडिंग वाइज पढ़ते हैं। पहले गैस के गुण में हम लोग पढ़ेंगे, इनमें जो कणों की व्यवस्था होती है, क्या होती है, कणों की व्यवस्था। सेम हेडिंग हम पढ़ेंगे हम लोग, ताकि हम लोग को अंतर लिखने में बड़ी आसानी हो। ठीक, जो हम लोगों ने पढ़ा था ठोस और द्रव में 5 पॉइंट, सेम 5 पॉइंट यहां भी पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, हमको ठोस, द्रव, गैस में अंतर लिखने में बहुत ही आसानी होगी। मतलब कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस तीनों को अलग अलग, तीनों को मिक्स करके लिख देना। देखो दूसरे में क्या होगा, आकार तथा आयतन। आकार तथा आयतन। थर्ड आपका होगा डेंसिटी, मतलब घनत्व। थर्ड आपका क्या होगा, घनत्व। ओके, फोर्थ हम लोग देखते हैं। फोर्थ में हमारा होगा एक कणों की व्यवस्था होगी, आकार तथा आयतन, घनत्व होगा। चलो हाँ, इस कंप्रेसिबिलिटी बोल लेते हैं हम लोग, संपीड्यता। संपीड्यता। और फिफ्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा एक्सपेंशन, मतलब प्रसार। ठीक, हम लोग कणों की व्यवस्था को देखेंगे, आकार तथा आयतन कैसा होता है ये देखेंगे, गैस की डेंसिटी कैसी होती है, कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है और एक्सपेंशन उसमें कैसा होता है, एक्सपेंशन कम होगा ज्यादा, ये सब देखते हैं। तो कणों की व्यवस्था 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग। गैस में कणों की व्यवस्था कैसी होती है, तो ध्यान से देखें। आप लोगों को जैसे पता होगा या हम बता भी दे रहे हैं आपको, जो गैस होते हैं, गैस के अवयवी कणों के बीच में जो अंतराण्विक बल, अच्छा कुछ बच्चे पूछ रहे थे फर्स्ट वीडियो के बाद में कि सर ये अंतराण्विक बल क्या होता है। तो ध्यान से देखो, जो द्रव्य है वो अवयवीकरण भी उसका होगा। अवयवीकरण तो जिससे मिलकर वो बना हुआ है। तो अवयवी कणों मतलब द्रव्य के कणों के बीच में लगने वाला एक प्रकार का आकर्षण बल ही क्या होता है, आपका अंतर आणविक बल, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब अंतर आणविक बल। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो। तो गैस में ध्यान से सुनो, जो गैस होते हैं, गैस में कणों के बीच अंतर आणविक बल बहुत ही दुर्बल होता है। मतलब लगभग नगण्य होता ही नहीं। आप कह सकते हो नगण्य, मतलब है ही नहीं, मतलब होता है लेकिन बहुत माइनर, बहुत ही कम होता है।
तो अगर आप ये भी बोल दोगे कि होता ही नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखो ध्यान से कणों की व्यवस्था, तो यहां लिख देंगे हम लोग कि गैस में अंतर आणविक बल नगण्य होता है, जिसके कारण इसके कण स्वतंत्र रूप से चारों दिशाओं में अतीव्र गति कर सकते हैं। ठीक भैया ध्यान से सुनो, इसमें जो कणों की व्यवस्था होती है वो कैसी होती है। पहली बात, इनका अंतर आणविक जो बल होता है बहुत दुर्बल होता है, लगभग नगण्य होता है, जिसके कारण इनके कणों के बीच में जो अंतराकाशीय स्थान, जो रिक्त स्थान होता है बहुत ज्यादा होता है, और ये हर दिशा में तीव्र क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से हर दिशा में क्या कर सकते हैं, तीव्र गति कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कणों की व्यवस्था। सेकंड देखते हैं आकार और आयतन। जैसा हमने आपको डिफिनेशन में बताया है अभी कि जो गैस होते हैं उनका आकार, गैस का आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। क्यों? देखो आकार क्यों निश्चित होगा, क्योंकि अंतर आणविक बल बहुत कमजोर है, तो पार्टिकल क्या होंगे, स्वतंत्र गति करने के लिए एकदम फ्री है, मतलब वो चाहे जिस दिशा में मूव कर सकता है। तो बताओ, जब मान लो ऐसे, अभी ये ऐसे है, ठीक, कोई तरफ मान लो ऐसे है, अभी वो पदार्थ यहाँ है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, मतलब वो हर दिशा में गति कर सकता है और तीव्र कर सकता है, मतलब हर मोमेंट वो अपना आकार क्या करेगा, बदलेगा। भाई जब इसकी कण एक जगह फिक्स ही नहीं है तो उसका आकार क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। ठीक, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसका आकार अनिश्चित होता। आयतन देखो, आयतन भी इसी वजह से अनिश्चित होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, उसके कणों के बीच में क्या है, रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है। नंबर 2 बात, उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है, अंतर आणविक बल है, वो नगण्य है, मतलब है ही नहीं, मतलब वो स्वतंत्र रूप से गति कर सकता हर दिशा में। तो जितना ज्यादा वो फ्री मूवमेंट पाएगा उतना ही वो स्थान घेर लेगा। मान लो इतने दूर में उसको थोड़ा सा बाहर किसी पात्र से प्रेशर मिला है तो इतने दूर में अरेंज हो जाएगा। जैसे पात्र का जो किसी बर्तन में रखे हो, पात्र में रखे, उसको हटाए, वो प्रेशर हटा और दूर हो जाएगा। क्यों? मतलब जैसे जैसे दाब की वैल्यू कम होती जाएगी उसके कण क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। ठीक, फ्री होते जाएंगे इधर से उधर। तो बताओ, जब वो इतने पास है, कभी इतने पास है, कभी इतने पास है, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि इसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा? नहीं होगा। ठीक, तो आप इस, तो सबसे सेम और सबसे मतलब एग्जैक्ट आंसर ये हो जाएगा कि आकार तो अनिश्चित होता है, साथ साथ आयतन भी अनिश्चित होता। कोई पूछे क्यों अनिश्चित होता, बता दो, क्योंकि इसके कणों के बीच में अंतराणविक जो बल होता है वो नगण्य होता है, जिसके कारण ये हर दिशा में क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, जिसके कारण इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक, ओके, तो हमने पढ़ लिया कणों की व्यवस्था, हमने पढ़ लिया आकार तथा आयतन। घनत्व, घनत्व आप ही बता सकते हो यार, घनत्व इनका बहुत कम होगा। अब सोचो ध्यान से, एक पात्र था, उसमें ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा था, या ठोस द्रव ले ले, उसके से थोड़ा कम किसका था, द्रव का। अब देखो घनत्व का हमने आपको आइडिया दिया था, घनत्व मतलब भीड़ भाड़, एक सेम जगह में किसमें सबसे ज्यादा हो रह सकते हैं। बताओ, एक पात्र है कोई, अगर मान लो इतना बड़ा पात्र है तो उसमें ठोस के सबसे ज्यादा कण रह सकते हैं, द्रव के उससे कम, और गैस के सबसे कम रह सकते हैं। मतलब उस पात्र में यदि गैस के सबसे कम कण रहेंगे, मतलब उसमें भीड़ सबसे कम रहेगी, भीड़ सबसे कम, मतलब उसका घनत्व क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो जो गैस होते हैं इनका घनत्व ठोस और द्रव दोनों से कम होता है, या ऐसे बोल सकते हो कि जो गैस होते हैं उनका घनत्व बहुत ही कम होता है। ठीक, संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी, ये उच्च होती है। ध्यान से देखो भैया, क्योंकि गैस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान, उसी रिक्त स्थान की चीज को कहते हैं अंतराकाशीय स्थान। क्या कहते हैं, अंतराकाशीय स्थान। तो ध्यान से देखो, जो गैस होगा उसके कणों के बीच में खाली स्थान बहुत ज्यादा होगा, तो इसको दाब लगा के दबाया जा सकता है। ठीक है ना, काफी दबाया जा सकता है यार। तो इसलिए कहते हैं कि जो गैस होगी उसकी संपीड़ितता क्या होती है, उच्च होती है। संपीड़ितता का अर्थ है उच्च दाब लगाकर उसको क्या करना, सिकोड़ देना, पास पास ले आना, उनके बीच जो खाली स्थान है उसको भर देना। तो बताओ, गैस के कणों के बीच सबसे ज्यादा खाली स्थान है, तो आप दाब लगा के इनको सबसे ज्यादा पास ला सकते हो, मतलब इसको दबाया जा सकता है गैस को बहुत ज्यादा। इसलिए कहते हैं गैसों की कंप्रेसिबिलिटी मतलब संपीड़ितता क्या होती है, उच्च होती है। प्रसार, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में देखो यार, ये भी बहुत आसान है।
भाई गैस के कणों के बीच में क्या कम होता है, अंतराणविक बल बहुत कम होता है। तो अगर इसको हीट करोगे तो ये क्या करेंगे, एक तो पहले से अंतराणविक बल बहुत कमजोर और स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं, टेम्परेचर पर जाएंगे उनसे गति ऊर्जा और बढ़ जाएगी, तो इसका एक्सपेंशन और ज्यादा हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो गैस होते हैं उनका एक्सपेंशन ठोस तथा द्रव की अपेक्षा सबसे ज्यादा होता है। ठीक, कोई दिक्कत? तो आपका ये क्लियर हो गया। अब आपको हम सिखा देते हैं और दिखा भी देते हैं थोड़ा कॉलम बना के कि आप अंतर कैसे लिखेंगे, ठोस द्रव गैस में अंतर कैसे लिखेंगे। ठीक, बाकी लिखेंगे आप, ये आपका होमवर्क है, ठोस द्रव गैस में अंतर लिखने का आपका होमवर्क है। देखो हम लोग कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे क्रमांक, क्या लिखेंगे, क्रमांक। ठीक, एक में हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर मतलब क्रमांक, दूसरे में हम लोग लिखेंगे गुण प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे, गुण। तीसरे में हम लिखेंगे ठोस, क्या लिखेंगे भैया, ठोस। ठोस के बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, द्रव, और द्रव के बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, गैस। तो हम एक अंतर लिख के दिखा रहे हैं, जैसे आप पहले लिखो क्रमांक 1 डालो, गुण आप डालना चाह रहे हो क्या लिखो, मान लो पहला गुण घनत्व। एक एग्जांपल बता रहे हैं, आप हमने जो पांचों हेडिंग बताया है, आप 5 क्रमांक लिखेंगे, गुण लिखेंगे और उसके बारे में लिखेंगे, जैसे लिख के दिखा रहे हैं घनत्व। तो ठोस का घनत्व क्या लिखेंगे, उच्च। द्रव की घनत्व लिखना है तो लिख देंगे ठोस से कम, या ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, अगर द्रव का घनत्व लिखना है तो ऐसे लिख देना आपको, जब चाहो तो इसका सिंबल में लिखना, आप ऐसे लिखना, देखो अगर लाइनें लिखना चाहो तो लिखना कि जो द्रव का घनत्व होता है वो ठोस से तो कम लेकिन गैस से उच्च होता है। ठीक है ना, यह लिख देना ऐसे, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनो। द्रव के घनत्व लिखेंगे कि द्रव का घनत्व ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक होता है, और इसमें लिख देना गैस में क्या लिखेंगे भैया, ये लिख देंगे इसमें घनत्व सबसे कम, या ऐसे लिख देंगे गैस में कि गैस का घनत्व ठोस तथा द्रव की अपेक्षा कम होता है। ठीक, मान लो दूसरा अंतर आपको लिखना सिखा रहे हैं, दूसरे में आप लिख दो मान लो संपीड़ितता, यहां पर में क्या लिखोगे, संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी, क्या लिखोगे आप, संपीड़ितता मतलब कंप्रेसिबिलिटी। तो यहां क्या लिख देंगे, बहुत कम मतलब नागड़, क्या लिख देंगे, नागड़ है ही नहीं, कम, या लिख देंगे ठोस से ज्यादा, ठोस से क्या लिख देंगे, ज्यादा, या लिख देंगे कम, या फिर गैस में लिख देंगे अधिक, उच्च। देखो लिख देंगे ठोस में ये संपीड़ित नगण्य होता है, द्रव में कम संपीड़ितता होती है और गैस में उच्च संपीड़ितता, या तो इसको ऐसे लिख सकते थे कि ठोस लगभग नगण्य, देखो ऐसे लिख सकते थे कि ठोस लगभग असंपीड़ित होते हैं, द्रव कुछ संपीड़ित होते हैं, गैस सब द्रव तथा ठोस की अपेक्षा सबसे ज्यादा संपीड़ित होते हैं। ठीक ना, ऐसे आप क्रमांक 5 डालेंगे, 5 गुण लिखेंगे और ये अंतर लिख डालेंगे। ठीक, तो ये आपका होमवर्क है, आपको लिखना है ठोस द्रव गैस के बारे में। ठीक है ना, ओके। अब देखो हमने बताया था आपको कि जो पदार्थ होती है उनकी मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव गैस, लेकिन अब आपको 2 अवस्थाएं और होती है, हमने बताया था, लिख के भी दिखा दो दोनों नेम क्या है। अभी आप नेम जानो, परिभाषा आप डेफिनेशन की आगे बढ़ोगे। देखो जो ठोस की चौथी अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा, क्या होती है, प्लाज्मा। इसकी डेफिनेशन अभी आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, नेम जानो, डेफिनेशन आप हायर क्लास में पढ़ लोगे, प्लाज्मा। ठीक, और जो 5वीं अवस्था होती है वो होता है बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये नेम आप याद कर लो, क्या इतना आपके लिए बहुत। ठीक है, अभी आप क्लास 9 क्लास में इतना बहुत, डेफिनेशन अभी आपको ना बताए तो अच्छा है, क्योंकि आपका अभी लोअर क्लास, अभी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अलग अलग पढ़ना सीखा। ठीक, तो प्लाज्मा 4, और 5वीं अवस्था कौन सी थी पदार्थ की, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं हो गई। तो इनके बारे में आपने डिटेल से नाम ले लिया, इन दोनों के बारे में आप हायर क्लास में नॉलेज बढ़िया से आपको मिल जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखो, हमने ठोस द्रव गैस पढ़ा क्या, हम जो पदार्थ थे, द्रव्य थे, उनकी भौतिक
गुण के आधार पर उनको कितने भाग में डिवाइड किया गया था, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, अब जो पदार्थ था, द्रव्य है, उसको हम लोग रासायनिक गुण के आधार पर कितने भाग में डिवाइड किया गया, तो ये हम आपको बताते हैं। तो ध्यान से देखो, एक हमने बोला था तत्व मतलब एलिमेंट, दूसरा हमने बोला था तत्व हो गया आपका, और मिश्रण, ठीक, तत्व, मिश्रण और यौगिक। ये द्रव्य के प्रकार है पदार्थ के, लेकिन किस आधार पर, ये ध्यान देना थोड़ा सा, ये किस आधार पर बांटे गए हैं पदार्थ, ये रासायनिक गुण के आधार पर। किसके गुण के आधार पर ध्यान देना, रासायनिक गुण के आधार पर। ठीक, तो द्रव्य के तीन प्रकार हमने पढ़ा, भौतिक गुण या अवस्था के आधार पर, ठोस, द्रव, गैस, और हमने पदार्थ का रासायनिक गुण के आधार पर तीन, तत्व, मिश्रण और यौगिक। ये आपके सेकंड चैप्टर में इनके बारे में डिटेल है। सेकंड चैप्टर आपका एलिमेंट, मिक्सचर और यौगिक है। ठीक, ये पूरा डिटेल है, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन, इसके डिफिनेशन वगैरह इसको समझा हम अभी दे रहे हैं। लेकिन जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो तत्व पढ़ेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे, मिश्रण के प्रकार पढ़ेंगे, यौगिक पढ़ेंगे, मिश्रण यौगिक में अंतर पढ़ेंगे, तत्व, मिश्रण। ठीक, तो आप डिटेल से वहां पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। बट अभी आप डिफिनेशन जान जाओ, ये द्रव्य होता क्या है, द्रव्य में रासायनिक गुण के आधार पर कैसे कैसे डिफाइन किए गए, इनके डिफिनेशन देख लो, इनके एग्जांपल देख लो, इनको समझ लो। तत्व क्या होता है, देखो ध्यान से, पहली बात ध्यान से सुनो, दुनिया में, ठीक, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें उपलब्ध, जितनी भी चीजें उपलब्ध है, जितनी चीज पाई जाती है, उनका सबसे छोटी इकाई, मतलब उनका सबसे छोटा से छोटा पार्ट क्या होता है, द्रव्य, ये तत्व क्या होता है, तत्व। कह सकते हो ब्रह्मांड की वह छोटी से छोटी इकाई, ब्रह्मांड की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ध्यान से सुनना, ब्रह्मांड की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, अर्थात ब्रह्मांड की या द्रव्य की संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तत्व कहलाती है। मतलब किसी भी द्रव्य के निर्माण की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, द्रव्य के निर्माण के लिए जो सबसे छोटी चीज की जरूरत होती है, वो क्या होता है, आपका तत्व होता है। तत्व के एग्जांपल देख लो आप, तत्व को ही हम लोग एक चीज कह सकते हैं, परमाणु। क्या कह सकते हैं, परमाणु। तो परमाणु से देख लो, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या है, तत्व हैं। और तत्व के साथ साथ ये परमाणु, मतलब द्रव्य की सबसे छोटी इकाई क्या है भैया, परमाणु है। इसको ना तो आप नष्ट कर सकते हो और ना तो आप इसको बना सकते हो। नहीं तो अगर बना सकते तो हम लोग दुनिया में ऑक्सीजन के ढेर सारे परमाणु बना के अणु बना लेते हैं। ठीक, ऐसी बात नहीं है कि आप देखो ध्यान से यार, ऑक्सीजन है, उसको कुछ मान लो किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करो कि दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, दूसरे कंपाउंड से फिर ऑक्सीजन बन जाएगा। लेकिन आप सोचो कि इस यूनिवर्स में जितने ऑक्सीजन है उसके परमाणुओं की संख्या को बदल दें तो ये आपकी बस की बात नहीं है। ब्रह्मांड में जितने ऑक्सीजन परमाणु हैं उतने ही रहेंगे। आप ना तो उसको बढ़ा सकते हो ना तो आप उसको घटा सकते हो। ठीक, ओके, ये हो गया तत्व। ये शुद्ध पदार्थ होता है। अगर कोई तत्व है तो एकदम शुद्ध पदार्थ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें इम्प्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं। मिश्रण देखो, मिश्रण एक प्रकार का अशुद्ध पदार्थ है। मिश्रण से पहले हम यौगिक दे लेते हैं। ठीक, अच्छा, तत्व की इंग्लिश होती है एलिमेंट। तत्व की इंग्लिश क्या होती है, एलिमेंट। मिश्रण की इंग्लिश होती है मिक्सचर, और कंपाउंड मतलब यौगिक। यौगिक की स्पेलिंग क्या होती है, कंपाउंड। यौगिक और तत्व दोनों शुद्ध पदार्थ होते हैं, मिश्रण क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है। तो यौगिक की डिफिनेशन देखें ध्यान से, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक प्रकार के, ध्यान सुनना, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक प्रकार के विभिन्न तत्वों के एक निश्चित मात्रा में रासायनिक संयोग से बनता है, यौगिक कहलाता है। फिर से सुनो ध्यान से, वह पदार्थ या वह द्रव्य जो दो या दो से अधिक प्रकार के, सुनना, वह पदार्थ या वह द्रव्य जो दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व, ठीक है ना, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व के परमाणु के
रासायनिक संयोग, अच्छा रासायनिक संयोग में चले, लेकिन किस अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में, तो जो बनेगा वो आपका क्या होगा, यौगिक कहलाएगा। अगर डिफिनेशन बोलना तो डिफिनेशन ऐसे डायरेक्ट बोल दो कि वह द्रव जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु एक निश्चित मात्रा में संयोग करते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखो आप ध्यान से भैया, H2O, CO2, ठीक ना, और आप देख सकते हो NH3, तो ध्यान से देखना ये सब यौगिक है। कैसे समझो ध्यान से, ये भी शुद्ध होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं, शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये दोनों शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योरिटी हो, अशुद्ध पदार्थ होता है। ध्यान से देखो, इसमें दो परमाणु हैं, देखो ध्यान से। अच्छा तो इसमें यौगिक का एग्जांपल हम देख रहे हैं, किसका एग्जांपल, यौगिक में। इसमें कितने प्रकार के तत्व हैं बताओ, यौगिक में दो या दो से ज्यादा प्रकार के क्या रहेंगे, तत्व रहेंगे। ध्यान से देखना, H2 है, O है, H2 है, O है, एक हाइड्रोजन तत्व है, एक ऑक्सीजन तत्व है, एक हाइड्रोजन तत्व है, एक ऑक्सीजन तत्व है, तो कम से कम दो तत्व है, और दो तत्व के परमाणु हैं, दोनों तत्वों के क्या है, परमाणु हैं, और दोनों के निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं। अगर वाटर के फार्मूले में देखोगे तो ऑक्सीजन तत्व का एक परमाणु है, जबकि हाइड्रोजन तत्व का दो परमाणु। जब भी आप कहीं ऐसा लिखा रहेगा हाइड्रोजन तत्व का दो परमाणु, ऑक्सीजन तत्व का एक परमाणु, तो वाटर बनेगा। आप ये सोचो कि हाइड्रोजन तत्व का दो परमाणु और ऑक्सीजन का दो लिख दे, वाटर लिख दे, गलत भैया। इसमें हमने वो चीज बोला, निश्चित संयोग से जो बनता है वही यौगिक कहलाता है। मतलब इसमें जो तत्वों के परमाणु संयोग करते हैं उनका अनुपात, उनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, तो निश्चित संयोग से जो बनेगा पदार्थ वही क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड में आप कभी भी ब्रह्मांड यूनिवर्स में कहीं भी अगर कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का दो परमाणु है, उनसे मिलता जुलता कोई यौगिक लिखा है तो कंफर्म है कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप C2 लिख दो O1 लिख दो, मतलब कार्बन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये गलत हो जाएगा भैया। कार्बन का दो परमाणु लिखोगे, ऑक्सीजन का ये, तो ये हो जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। ठीक, तो जो यौगिक होते हैं उस यौगिक में तत्वों के परमाणुओं का निश्चित क्या होता है, अनुपात होता है, निश्चित मात्रा होती है, और उसी मात्रा के केमिकल कॉम्बिनेशन से, रासायनिक संयोग से क्या बनता है भैया, आपका यौगिक बनता है। ठीक, तो ये हो गया योग। अच्छा, परमाणु कुछ लोगों को दिक्कत हो तो देखो परमाणु कैसे गिना जाता है, ध्यान से देखो। मुझे लग रहा है कुछ लोग परमाणु को गिनने में दिक्कत हो रही है। जैसे मान लो H2 है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख लो, तो 2 1 जा 2, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, 2, यहाँ 1 कुछ नहीं तो 1 1 1 जा 1, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु, एक परमाणु। मतलब H2O में हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु। ठीक, अजी इसको ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक हो, क्योंकि जब रिएक्शन वगैरह में ऐसे होता है। जैसे मान लो लिखा है CH4, तो इसमें कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का 4 परमाणु। कोई दिक्कत? ठीक, आप लोग समझ गए। अब हम मिलते हैं मिक्सचर। आप टेंशन ना लें, यौगिक को पूरा डिटेल से हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में आपको इन्हीं सबको पढ़ना है। अभी हम फर्स्ट चैप्टर में जो द्रव्य है उसके भौतिक रासायनिक गुण पे कैसे डिवाइड किए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक, मिश्रण क्या होता है, तो ध्यान से देखो। मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होता है, तो मिश्रण में देखो, वह द्रव्य जो दो या दो से अधिक पदार्थ, वह द्रव्य जो दो या दो से अधिक पदार्थ के अनिश्चित मात्रा में संयोग से बनता है, वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ रहेंगे, ठीक है ना, या कह सकते हो कि दो या दो से अधिक पदार्थ है, या द्रव्य कह सकते हो, या द्रव्य ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकते हो, तो आप लोग जानते हो। तो दो या दो से अधिक द्रव्य लो और उनको किसी भी अनुपात में मिला दो, किसी भी अनुपात में, तो उससे जो रिजल्टेंट आपका एक पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा, यौगिक, सॉरी मिश्रण कहलाएगा। मतलब ध्यान से देखना आप लोग। मिक्सचर में कोई दो या दो से अधिक क्या हो, द्रव्य हो। ठीक, दो या दो से अधिक द्रव्य हो, उनको एक अनिश्चित अनुपात, मतलब मिलाने का अनुपात निश्चित ना हो, उनको मिला दो, तो मिलाने से जो अशुद्ध पदार्थ बनेगा उस अशुद्ध पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। जैसे आप ध्यान से देखो, आप 1 लीटर पानी लो और उसमें आधा किलो चीनी मिला दो, तब भी क्या मिलेगा, मिश्रण बनेगा। आप 10 लीटर पानी लो, आधा किलो चीनी मिला दो, तब भी क्या बनेगा, मिश्रण। आप 100 लीटर पानी लो, 1 चम्मच चीनी मिला दो, तब भी क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। मतलब मिश्रण में, मिक्सचर में
जो मिलाए जाते हैं द्रव्य पदार्थ उनका कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता है, वो अनिश्चित अनुपात में होते हैं, जबकि यौगिक में क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है। ठीक, अच्छा, तत्व मिश्रण यौगिक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? धातु अधातु पदार्थ, मिश्रण समांगी विषमांगी, यौगिक यौगिक प्रकार का होता है। इसके बारे में डिटेल हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, तत्व हो गया, मिश्रण हो गया, यौगिक हो गया, इसको पढ़ लिया हमने। आप ठोस द्रव गैस मंत्र पढ़ लिए। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा कुछ प्रोसेस आपने सुना होगा, गलनांक क्या होता है। ठीक, गलनांक मतलब बॉइलिंग।